हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2701 द ब्लैक नाइट एक। ये क्यों कहना कि वे 10 साल तक आएंगे? उन्हें आने से ही क्यों न रोक दिया जाए? क्या वो बेहतर नहीं होगा? झंग यी ने शांति से कहा। वापस लौटते ही वो तुरंत एक एक करके 5 प्राचीन नस्लों एंशिएंट रेसेस को खत्म करने में जुट जाएगा। या तो काम शुरू ही मत करो, और अगर किया है तो उसे बीच में मत छोड़ो, चूंकि उन 5 बड़े कबीलों क्लैंस ने ही उसके खिलाफ साजिश रची थी। इसलिए उसका बदला लेना और उन्हें मारना पूरी तरह से जायज है। कोई भी उसमें गलती नहीं निकाल सकता। हालांकि कोरिया लौटने से पहले चलो अपनी ताकत को चरम पर ले चलते हैं। बिना समय बर्बाद किए झंग यी ने दूसरे आयाम डायमेंशन से उन चमकते हुए ऊर्जा स्रोतों सोर्सेज ऑफ ओरिजिन को बाहर निकाला। एक पल में पूरे कंट्रोल रूम का एनर्जी इंडेक्स आसमान छूने लगा, और इससे पहले कि अलार्म बजता लू रैन ने उसे मैन्युअल रूप से बंद कर दिया। झंग यी की स्पेस पावर से घिरे दर्जनों डरावने ऊर्जा स्रोत केबिन में तैर रहे थे, जो अपनी शक्तिशाली चमक बिखेर रहे थे। वो ताकत हर किसी की रूह की गहराई से सबसे आदिम इच्छाओं प्राइमल डिजायर्स को जगा रही थी। वही वो स्रोत है जो किसी को जीवन के उच्च स्तर पर छलांग लगाने की अनुमति देता है। दर्जनों बिशप लेवल के स्रोत 5 महान कबीलों ने अपनी सालों की जमा पूंजी से सबसे बेहतरीन प्रतिभाओं को चुना था और देश की पूरी ताकत लगाकर उन्हें तैयार किया था। अब वो सब झंग यी के लिए अपने आसपास के लोगों को मजबूत बनाने का भोजन बन गया है। कितनी भयानक ऊर्जा की हलचल है। यांग जिंगसिन एक तरफ खड़ी थी। उसकी चमकती आंखों में हैरानी की एक झलक थी। ये पहली बार है जब मैंने दर्जनों बिशप लेवल सुपरह्यूमन्स के स्रोतों को एक साथ देखा है। ये एनर्जी लेवल अब तक देखे गए किसी भी स्रोत से कहीं ज्यादा है। झंग यी अपनी कप्तान की कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुककर आराम से बैठा था। जब से मैं नाइट रैंक पर प्रमोट हुआ हूं, मैंने एक समस्या देखी है, वो धीरे से बोला। उसकी आवाज शांत केबिन में गूंज रही थी। हमारे जीवन के स्तर में एक बड़ा बदलाव आया है। ये एक हाथी की तरह है। चाहे वो कितनी भी चींटियां खा ले, वो और मजबूत नहीं हो सकता। वो केवल अपनी जान बचाए रख सकता है। एक बिशप लेवल सुपरह्यूमन का सार मेरे लिए अब चींटी के मांस और खून जैसा है, जिससे लगभग कोई फायदा नहीं होता। झंग यी ने एक उंगली बाहर निकाली, जिसकी नोक पर काले शून्य की ऊर्जा ब्लैक वॉइड एनर्जी लिपटी हुई थी। पिछले कुछ सालों में मैंने कुछ बिशप लेवल स्रोतों को सोखा है, लेकिन मेरे सुपर पावर इंडेक्स की बढ़त लगभग रुक गई है। इसने मुझे एक क्रूर हकीकत का एहसास कराया। अगर मैं एक नाइट के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता हूं, तो मुझे अपने बराबर या उससे भी ऊंचे स्तर के शक्तिशाली लोगों का शिकार करना होगा। ये एक पिरामिड की तरह की लूट है। आप जितना ऊपर जाएंगे, सीढ़ियां उतनी ही खड़ी होती जाएंगी, और आगे बढ़ने के पत्थर मिलना उतना ही मुश्किल होगा। ये सुनकर हर किसी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लू रैन ने सोच में डूबे हुए अपना कप पकड़ा और खुद से बड़बड़ाया। तमाम नस्लों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए टॉप लेवल की नस्लों ने दूसरों का सफाया क्यों नहीं किया? क्या ऐसा हो सकता है कि वे फल के पकने का इंतजार कर रहे हों? यांग जिंगसिन की आवाज धीमी थी। शायद गहराई से सोचे तो उस दौर में भी जब ड्रकर्स हर जगह थे, उन्होंने हर युग में बीज छोड़े थे। वही थे जिन्होंने बीज बोए और फिर फसल काटने का इंतजार किया। इन शब्दों ने सबको चौंका दिया और उन पर भारी दबाव महसूस होने लगा। झंग यी को भी वो शैतानी निशान याद आया जो मैमन और समाल ने उसके शरीर पर लगाया था। ये एक प्रतीक है, जैसे लाल धागा जो जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले पके हुए जिनसेंग पर बांध देते हैं, ताकि सही समय आने पर उसे काटा जा सके।
इतनी उलझी हुई चीजों के बारे में मत सोचो। सभी परेशानियों को हल करने का तरीका बस इतना है कि खुद को काफी मजबूत बना लो। पर्याप्त ताकत होने पर सारी साजिशें और लालच अपने आप ढह जाएंगे। झंग यी ने शांति से कहा। किस्मत से इस बार 5 बेवकूफ खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आए। झंग यी ने हाथ हिलाया। हमेशा की तरह जरूरत के हिसाब से संसाधन बांट लो, लेकिन मुख्य युद्ध क्षमताओं, कोर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को प्राथमिकता दो। झंग यी की नजर भीड़ पर पड़ी। उसकी आंखों में एक ऐसी सत्ता थी जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। नंबर 2, हुआ हुआ, टीचर लाइंग, अंकल गू, फैटीक शू और नो रैन। अब तुम सब बिशप लेवल के सार को सोख सकते हो। कहते हुए उसने अपनी उंगलियां हल्के से हिलाई। रोशनी के 10 चमकते हुए गोले निकले और उन 4 लोगों और बिल्ली के शरीर में समा गए। ये तुम में से हर एक के लिए बिशप लेवल स्रोत की 2 कॉपियां हैं, जो तुम्हारे जीवन के स्तर को पूरा करने के लिए काफी है। क्षु पैंग ने अपने हाथों में वह स्रोत पकड़ा। वो बहुत उत्साहित था। शुक्रिया, लाओडा। जहां तक ली यंगयांग की बात है, झंग यी ने उसे सबसे कमजोर बिशप लेवल का सार दिया। आखिरकार वो ताकत के मामले में सबसे कमजोर है और टीम की वो सदस्य है जिसे झंग यी ने सबसे अंत में स्वीकार किया है। उसकी नजर में उसका रैंक सबसे नीचे है। ली यंगयांग ने कोई आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की। असल में वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर क्षु पैंग का साथ न होता तो वो इस स्रोत को पाने के काबिल भी नहीं होती। फिर झंग यी ने यांग जिंगसिन की ओर देखा। झंग यी ने हमेशा टीम के दिमाग, ब्रेन को, जो झंग यी के बाद सबसे मजबूत हमलावर भी है, सबसे ज्यादा महत्व दिया है। एक्साइन एक्साइन, ये तुम्हारे लिए है। झंग यी ने चौन के सार का वो सुनहरा लंबे आकार का स्रोत यांग जिंगसिन के सामने रख दिया। ये एक मानसिक शक्ति वाले मेंटल पावर हाउस का सार है और ये तुम्हारी विशेष क्षमता से पूरी तरह मेल खाता है। इसे सोख लो और तुम्हारा मेंटल कंट्रोल एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। यांग जिंगसिन ने मना नहीं किया। वो आगे बढ़ी, अपने गोरे हाथों से सुनहरी रोशनी के उस गोले को उठाया और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। मैं समझ गई। शुक्रिया ब्रदर झंगी, मैं इसे जल्द से जल्द पचा लूंगी। लू रैन ने भी बगल से मासूमियत से पूछा, ब्रदर झंगी, हम अपनी साधना सेक्लूजन कब शुरू करेंगे? अभी। झंगी ने बाकी बचे 4 नाइट लेवल स्रोतों को ध्यान से देखा। क्रोबा, गुशन, कॉन्ग और तियन्यू की दैवीय शक्तियां। उसने बिशप लेवल के सार के केवल 4 हिस्से अपने पास रखे। इन 4 लोगों का सार उसके बराबर के स्तर का था। वो कम समय में उन सबको नहीं सोख सकता था, लेकिन फिर भी इससे उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। झंग यी ने निर्देश दिए, सब साधना में जाओ। जब तक हम खाए हुए इस मांस को पूरी तरह पचा नहीं लेते, हम कहीं नहीं जा रहे। सबने सिर हिलाया, आदेश स्वीकार किया, अपने कमरों में लौटे, भारी एलॉय दरवाजे बंद किए और इन शक्तिशाली शक्तियों को सोखना शुरू कर दिया। साधना कक्ष, रिपेयर रूम का दरवाजा मजबूती से बंद था। 2 हफ्ते बाद मशीन की एक धीमी गूंज के साथ साधना कक्ष का दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक दम घोंटने वाला दबाव तुरंत पूरे ड्रीमर पर छा गया। वो सिर्फ ऊर्जा का रिसाव नहीं था, बल्कि जीवन के स्तर से पैदा होने वाला एक तरह का दबाव था। यह वैसा ही था जैसे एक छोटा जीव किसी बड़े और उच्च जीव के सामने स्वाभाविक रूप से डर महसूस करता है। झंग यी बाहर आया। उसका रूप वैसा ही था, लेकिन उसकी आंखें और भी गहरी हो गई थी, जैसे उनमें 2 ब्रह्मांड समाये हों। बाई आंख में रोशनी और साए मुड़े हुए और काल्पनिक थे, जिनमें पिछले 5 सेकंड की छवि थी। उसकी दाई आंख काली और गहरी थी और स्पेस की शक्ति उफान पर थी। उसने उन 4 नाइट लेवल स्रोतों की ज्यादातर शक्ति को सोख लिया और अपना बना लिया था। उसने अपनी हथेली की ओर देखा, अपने अंदर उमड़ती हुई अपार शक्ति को महसूस किया। स्पेशल एबिलिटी इंडेक्स
61,000 पॉइंट्स। चैप्टर 2702 ब्लैक नाइट 2। आखिरकार झंग यी ने एक लंबी राहत की सांस ली। मैंने उस बाधा हर्डल को पार कर लिया है। नाइट लेवल के खिलाड़ियों के लिए 60,000 पॉइंट्स एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट वाटरशेड है। 60,000 पॉइंट वाली व्हाइट नाइट नुकसान पहुंचाने के लिए अपने मजबूत शरीर और ऊर्जा पर निर्भर रहती है, लेकिन स्कोर 60,000 के पार होते ही वो आधिकारिक तौर पर ब्लैक नाइट के दायरे में प्रवेश कर गया। ब्लैक नाइट बनने का मतलब है ब्रह्मांड के बुनियादी कोड, अंडरलाइंग कोड को छूना शुरू करना। अब वे केवल ऊर्जा का उपयोग नहीं करते, बल्कि ब्रह्मांड के नियमों, रूल्स में दखल देने लगते हैं, जिससे उनकी अपनी क्षमताओं में एक बड़ा गुणात्मक बदलाव, क्वालिटेटिव चेंज आता है। बधाई हो ब्रदर झंगी। यांग जिंगसन तुरंत दौड़कर आई और उसके ऑरा में भी एक नाटकीय बदलाव आया था। तुमने भी काफी तरक्की की है। झंग यी ने एक नजर में यांग जिंगसन के बदलाव को देख लिया। 55,000 पॉइंट्स। लगता है गुचावे का स्रोत वाकई तुम्हारे लिए बहुत सही था। यांग जिंगसन ने सिर हिलाया। मेरी मानसिक शक्ति, मेंटल पावर में आए बदलाव ने मेरे दिमाग की कंप्यूटिंग पावर को कम से कम 10 गुना बढ़ा दिया है। अगर अब मुझे किसी प्राचीन नस्ल के युद्धपोत जैसी फायरवॉल का सामना करना पड़े, तो मैं उसे 1 सेकंड में तोड़ दूंगी। बोलते हुए उसने हवा में अपना बेदाग हाथ घुमाया, जिससे स्पेस में एक अजीब बदलाव हुआ। वो खाली जगह मोज़ेक पैटर्न की परतों में बदल गई और फिर धीरे धीरे असलियत में लौट आई। ये एक ऐसी क्षमता है जो ब्रह्मांड की सतह की बुनियादी संरचना को प्रभावित कर सकती है। हालांकि फिलहाल इसका दायरा बहुत छोटा है और ताकत उतनी मजबूत नहीं है। यांग जिंगसन ने शांति से कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर मैं ओमेगा लेवल तक पहुंच सकूं, जो इन्फिनिट रियल्म का प्रतीक है, तो मैं सीधे एक तारे स्टार को शुद्ध ऊर्जा में बदल सकती हूं। झंग यी ने सिर हिलाया। रास्ता लंबा है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जल्द ही बाकी लोग भी अपनी साधना से बाहर आ गए। उनके सोखने की गति झंग यी और यांग जिंगसन से धीमी थी, लेकिन उनके पास ऊर्जा की मात्रा भी कम थी। फिर भी ल्यूनेरियंस द्वारा सिखाई गई ध्यान विधियों की वजह से उनकी गति काफी तेज मानी जा सकती थी। अंकल गू, फैटीग शू और अन्य लोगों का सुपर पावर इंडेक्स आमतौर पर 30,000 से 40,000 पॉइंट्स के बीच पहुंच गया था। हालांकि ये अभी भी नाइट लेवल बनने से दूर है, लेकिन अर्थ पर यह किसी भी क्षेत्र के राक्षस देवताओं, डीमन गॉड्स का सफाया करने के लिए काफी होगा। सबसे चौंकाने वाली ली यंगयांग रही। वो लड़की जो मूल रूप से एक साधारण ड्रैगन रोड गार्डियन थी, इस साधना के दौरान उसका एबिलिटी इंडेक्स उछलकर 32,000 पॉइंट्स पर पहुंच गया। ये लू केरन ने अपने हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पकड़ा, ली यंगयांग का डेटा देखा और एक जटिल भाव के साथ आह भरी। मैं हर दिन रिसर्च और उपकरणों के सुधार पर अपनी जान लगा देती हूं। तब जाकर बड़ी मुश्किल से 30,000 के पार पहुंची और सिस्टर यंगयांग ने सिर्फ साधना, सेक्लूजन में जाकर मुझे पीछे छोड़ दिया। यांग जिंगसन ने शांति से कहा, यह साबित करता है कि इस दुनिया में जीनियस की कमी नहीं है। कभी कभी अवसर, अपॉर्चुनिटी और प्रतिभा, टैलेंट कड़ी मेहनत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इस ग्रुप में यांग जिंगसन ही वो है जिसे वास्तव में वर्ल्ड क्लास जीनियस कहा जा सकता है। चाहे यांग जिंगसन हो, लाइंग युए हो या झंगी, वे आम लोगों के बीच जीनियस है, लेकिन 1.4 अरब की आबादी वाले देश में वे बहुत अनोखे नहीं थे। इसके विपरीत ली यंगयांग को शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट के सबसे गौरवशाली समय में चुना गया था और उसकी प्रतिभा स्वाभाविक रूप से फैटीग शू, अंकल गू और अन्य से अधिक थी। लेकिन आज के समय में झंग यी और लू केरन अपनी पीढ़ी के शीर्ष व्यक्तित्व हैं। यहां तक कि अंकल गू और फैटीग शू भी टॉप टियर एक्सपर्ट्स में शामिल हैं। सही रास्ते पर चलने का अवसर और साहस असल में प्रतिभा से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। झंग यी ने लू केरन के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी वैल्यू सिर्फ कॉम्बैट स्टैट्स,
कॉम्बैट स्टैट्स में नहीं है। तुम ड्रीमर की मरम्मत कर सकती हो, क्याली यंगयांग कर सकती है, हर किसी की अपनी जगह है। इसके अलावा तुम्हारे ब्रदर झंग यी को और भी मजबूत हथियार बनाने के लिए तुम्हारी जरूरत है। लू केरन को समझाने के बाद झंग यी ने अपनी नजरें खिड़की पोर्ट होल की ओर घुमाई। वहां वो विशाल स्टारी कॉरिडोर अभी भी खामोशी से घूम रहा था, जैसे कोई गहरी आंख उन्हें देख रही हो। ये विशाल पिंड झंग यी और उनके ग्रुप से हजारों किलोमीटर दूर था, लेकिन ये बहुत करीब लग रहा था, जैसे किसी भी पल सब कुछ निगल सकता हो। अब जब हम यहां आ ही गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए? यांग जिंगसिन झंग यी के पास आई और उस शानदार लेकिन डरावने स्टारी कॉरिडोर को देखने लगी। अब जब हमारी ताकत बढ़ गई है तो क्या हमें अंदर जाकर तलाश करनी चाहिए? ज़ेपेन क्लैन की कहानियों के अनुसार स्टार कॉरिडोर में पिछली सभ्यताओं की विरासत है, या शायद ओमेगा बनने का रहस्य भी। उन्होंने एक बार ड्रकर्स को हराया था, जो स्टार रेस के रूप में पत्थर और मिट्टी खाकर जीवित रह सकते थे। जाहिर है उनके बीज भी ओमेगा लेवल के जीव थे। जहां तक अनंत इन्फिनिट बनने की बात है, झंग यी स्वाभाविक रूप से इसके सपने देखता है। झंग यी ने माथे पर बल डाला। उसकी उंगलियां खिड़की पर एक लय में थपथपा रही थी। ये उसकी आदत है जब वो गहराई से कुछ सोच रहा होता है। लालच बहुत बड़ा है, लेकिन ये जगह मुझे बहुत बुरा एहसास, बैड फीलिंग दे रही है। झंग यी की छठी इंद्रिया, स्पिरिचुअल सेंस, ने अनगिनत बार उसकी जान बचाई थी। समय से जुड़ी क्षमताओं वाले लोग हमेशा खतरनाक आभास के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। इस समय उस कॉरिडोर को देखते हुए वो एक अजीब से डर में डूबा हुआ था। वो दिल दहला देने वाली भावना ब्लैक नाइट बनने के बाद भी कम नहीं हुई है। असल में क्योंकि मेरी इंद्रियां अब और भी तेज हो गई है, मुझे खतरा और भी ज्यादा महसूस हो रहा है। झंग यी ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन चूंकि मैं यहां आ चुका हूं, अगर मैं वापस मुड़ता हूं तो मैं एक बड़ा मौका गवा सकता हूं, और मैं हार मानने को तैयार नहीं हूं। क्या होगा अगर सच में इसके अंदर कुछ ऐसा हो जो इस लांती कयामत, अपकलिप्स को खत्म कर सके? वो मुड़ा और हताशा में अपनी उंगलियां रगड़ने लगा। अगर मुझे पता होता तो मैं उस अमानो मिनका को इतनी जल्दी नहीं मारता। मुझे पहले उसे यहां लालच देकर बुलाना चाहिए था और फिर उसे कंट्रोल करना चाहिए था। यह बस झंग यी की झुंझलाहट थी। पांचों कबीले झंग यी से सावधान थे और वे कभी भी अकेले उससे मिलने जहाज पर नहीं आते। तुम्हारा मतलब उस ज़ेपेन क्लैन वाले आदमी से है? यांग जिंगसिन ने पूछा। हां, वही। झंग यी ने सिर हिलाया। ज़ेपेन क्लैन का दावा है कि उन्हें प्राचीन जोमोन कल्चर विरासत में मिली है, और अफवाह है कि जोमोन कल्चर का स्टारी स्काई क्लैन से गहरा संबंध है। उस बूढ़े भूत को स्टारी स्काई कॉरिडोर के रहस्यों के बारे में जरूर पता होगा। उस समय जोश में आकर वे सिर्फ एसेंस लेने और सबको खत्म करने में व्यस्त थे। अब सोचता हूं तो ये जानकारी की कमी की कीमत है। झंग यी की आंखों में एक क्रूर चमक आई। कैसा रहेगा अगर हम पहले अर्थ वापस जाएं? सबसे पहला काम हमें ज़ेपेन किंगडम को तबाह करना चाहिए। भले ही वो बूढ़ा अब नहीं रहा, लेकिन उनका डेटाबेस और वे बुजुर्ग अभी भी वहां होंगे। उनकी आत्माओं को सर्च करके या उनके डेटाबेस पर कब्जा करके हमें जरूर कुछ सुराग मिल जाएंगे। ये झंग यी के सोचने का खास अंदाज है। अगर आप समस्या हल नहीं कर सकते तो उस इंसान को खत्म कर दो या पकड़ लो जिसके पास जवाब है। यह भी एक रास्ता है। यांग जिंगसिन ने शांति से स्थिति का विश्लेषण किया, लेकिन स्पेशल जंप्स के साथ भी आने जाने में काफी समय लगेगा। इसके अलावा स्टार कॉरिडोर केवल रुक रुक कर खुलता है। क्या होगा अगर हमारे लौटने तक यह बंद हो जाए? झंग यी खामोश हो गया। वाकई मौका हाथ से निकल सकता था। जब तक वे लौटेंगे 1 साल से ज्यादा बीत चुका होगा। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता, और कौन जानता है कि 1 साल बाद क्या होगा। चैप्टर 2703 डबल हीलिक्स 1। झंग यी ने एक बार फिर उस स्टारी स्काई कॉरिडोर की ओर देखा।
इस एंगल से नीली रोशनी की विशाल पट्टियां, लाइट बैंड्स, आपस में लिपटी और गुंथी हुई दिख रही थी, जो अनगिनत क्षैतिज ऊर्जा पुलों, एनर्जी ब्रिजेस से जुड़ी थी। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यह कोई एक सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि दो विशाल नीले रिबन की तरह है जो आपस में धीरे धीरे गुंथे हुए हैं। एक्साइन एक्साइन, इसकी बनावट देखो, झंग यी ने अचानक कहा। हूं। यांग जिंगसन ने अपने देखने का एंगल बदला। डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर, एक बहुत ही स्टैंडर्ड डबल हीलिक्स। क्या यह डीएनए जैसा नहीं लग रहा? झंग यी ने अपनी आंखें सिकोड़ी। वैसा ही है, या कहें तो बिल्कुल वैसा ही। यांग जिंगसन की आवाज भी गंभीर हो गई। बड़े ब्रह्मांड, मैक्रोकॉज्म कि ये वास्तुकला सूक्ष्म जीवन, माइक्रोस्कोपिक लाइफ की बुनियादी संरचना को उजागर कर रही है। ये निश्चित रूप से कोई प्राकृतिक रचना नहीं है। इसे स्टार क्लैन ने जानबूझकर बनाया है। चाहे ये कोई जाल हो या खजाना, मुझे एक बार देखना ही होगा। झंग यी ने एक गहरी सांस ली और आखिरकार अपना मन बना लिया। ये सुनकर झू ये घबराकर दौड़ती हुई आई और झंग यी का हाथ पकड़ लिया। उसने चिंता के साथ देखते हुए कहा, झंग यी, अगर तुम्हें इस जगह पर भरोसा नहीं है तो सावधानी बरतना ही बेहतर है। आखिर ये बहुत खतरनाक है। बेहतर होगा कि पहले अर्थ वापस चलें, जानकारी जुटाएं और फिर इस बारे में सोचें। झंग यी ने अपनी प्रेमिका की ओर देखा और मुस्कुराते हुए धीरे से उसका हाथ थपथपाया। चिंता मत करो, मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं अपने असली शरीर, रियल बॉडी के साथ अंदर नहीं जाऊंगा। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? झू ने अपनी पलकें झपकाई और उसे तुरंत जवाब मिल गया। झंग यी ने अपनी कलाई घुमाई और कंट्रोल रूम के फर्श पर काले रंग का एक कवच प्रकट किया। डीमन गॉड आर्मोर, ये लू रैन द्वारा दुर्लभ धातुओं और झंग यी द्वारा लाई गई विदेशी तकनीक के मेल से बनाया गया एक टॉप टियर व्यक्तिगत सैनिक कवच, सोल्जर आर्मोर था। भले ही झंग यी के पास पहले से ही व्हाइट एम्परर बैटल आर्मोर था, फिर भी उसने इसे अपने पास रखा था क्योंकि ये अलग था। इसमें न केवल बेहद मजबूत बचाव है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिर्फ एक कवच नहीं, बल्कि एक यांत्रिक जीवन, मैकेनिकल लाइफ है जो खुद काम कर सकता है और जिसे झंग यी दूर से रिमोटली कंट्रोल कर सकता है। मैं इसे स्टारी स्काई कॉरिडोर की जांच के लिए रिमोट से कंट्रोल करूंगा, ताकि अगर कुछ अनहोनी हो भी जाए तो कोई फर्क न पड़े। झू ये मुस्कुराई और बोली, तुम वाकई सब कुछ बहुत सोच समझ कर करते हो। न्यूरॉन्स कनेक्ट कर रहा हूं। झंग यी ने एक वीआर हेडसेट जैसे सेंसर डिवाइस को पहन लिया। अगले ही पल जमीन पर रखे डीमन आर्मोर की आंखों में लाल रोशनी चमकी और वो जीवित हो उठा। मैं पीछे जा रहा हूं। अगर कुछ भी हो तो तुरंत डिस्कनेक्ट कर देना और इस कवच की चिंता मत करना। झंग यी ने लू रैन को निर्देश दिए। समझ गई, ब्रदर झंग यी। लू रैन ने तुरंत कंट्रोल पैनल पर काम शुरू किया। सिग्नल बूस्टर चालू, रियल टाइम वीडियो सिंक हो रहा है। वुश, झंग यी के कंट्रोल में डीमन गॉड आर्मोर रोशनी की एक लकीर बनकर ड्रीमर से बाहर निकला और सीधे उस गहरे स्टारी कॉरिडोर की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे दूरी कम हुई, वहां की भयानक खिंचाव शक्ति, सक्शन फोर्स कई गुना बढ़ गई। कई एस्टेरॉयड अंदर खिंचे जा रहे थे और जैसे ही वे कॉरिडोर के किनारे को छूते, वे बिस्किट की तरह चूरा चूरा हो जाते। कितनी ताकतवर लहर है। कंट्रोल रूम में बैठे झंग यी ने भी वही महसूस किया, लेकिन अपनी ब्लैक नाइट लेवल की शक्ति से उसने कवच को स्थिर रखा। डीमन गॉड आर्मोर की सतह पर लाल ऊर्जा सर्किट चमक उठे, जो उस फाड़ देने वाली ताकत का मुकाबला कर रहे थे। अंदर चलो। जैसे ही वो उस विशाल नीले भंवर के पार पहुंचा, नजारा तुरंत बदल गया। वहां कोई पुराने खंडहर नहीं थे जैसा उसने सोचा था, और नहीं चारों तरफ खजाना बिखरा था। ये जगह किसी विशाल कोशिका, जाइंट सेल के अंदर जैसी थी। शून्य में बुलबुले जैसे विशाल स्वतंत्र स्थान, इंडिपेंडेंट स्पेसेस तैर रहे थे।
हर बुलबुले के अंदर एक अलग सभ्यता की प्रक्रिया या कोई अजीबोगरीब इकोसिस्टम दिखाई दे रहा था। ये क्या दुनिया का प्रोटोटाइप है? झंग यी हैरानी से चिल्ला उठा। एक टॉप लेवल स्पेस एबिलिटी यूजर होने के बावजूद उसे अंदाजा नहीं था कि ये चीजें क्या है। वे स्पेस बबल्स बाहर से बहुत बड़े नहीं लग रहे थे, शायद कुछ दसियों किलोमीटर के व्यास वाले जैसे छोटे एस्टेरॉयड, लेकिन इसका मतलब था कि उनके अंदर का स्थान बहुत विशाल होगा। लिंग हवा में प्रोजेक्ट हो रहे वीडियो को शांति से देख रही थी। उसने बस थोड़ा सा सिर हिलाया। यह स्पेस टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही सामान्य उपयोग है, इसमें हैरान होने जैसी कोई बात नहीं है। एक ऐसी सभ्यता के लिए जो उच्चतम स्तर तक पहुंच चुकी है, स्पेस फोल्डिंग तकनीक का उपयोग करके एक स्वतंत्र दुनिया बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। आखिरकार यह सिद्धांत रूप में सृजन, क्रिएशन नहीं है, बल्कि केवल ब्रह्मांड की सतह को मोड़ना, फोल्डिंग है। उदाहरण के लिए यह कपड़ों को मोड़कर एक विशेष जगह बनाने जैसा है। लिंग ने इस पर बस एक छोटी सी टिप्पणी की, लेकिन बाकी लोग अंदर से दंग थे। आखिर यह तकनीक उनकी क्षमता से बहुत परे थी। झंग यी ने डीमन गॉड आर्मोर को कंट्रोल किया। वो बहुत तेज उड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था और धीरे धीरे एक स्पेस बबल के पास पहुंचा। बाहर से अंदर की कुछ चीजें धुंधली सी दिखाई दे रही थी। वो बुलबुला दुनिया कोई मरी हुई दुनिया नहीं थी, बल्कि एक जीवित दुनिया थी। ऐसा लग रहा था कि स्टार क्लैन ने इन दुनियाओं को बाहर से देखने की सुविधा के लिए ही बनाया था। उसने कुछ टूटी हुई दुनियाएं देखी और कुछ ऐसी अद्भुत दुनियाएं भी जहां अजीबोगरीब जीव रहते थे। स्टार क्लैन, वे भगवान बनना चाहते हैं, झंग यी ने हैरानी से कहा। वे दुनिया बना रहे हैं और ऐसा करके वे जीवन बना रहे हैं। वे जैविक पदार्थ से शरीर का ढांचा तैयार करते हैं, फिर बनाने वाले क्रिएटर के अंश चुराकर उनमें डाल देते हैं, जिससे एक बिल्कुल नया जीवन बन जाता है। उसने मैमन और समाल को भी ऐसा ही कुछ करते देखा था। यह स्वर्ग से अधिकार चुराने जैसा था, भगवान की सत्ता हथियाने की एक कोशिश। यांग जिंगसिन की सांसें थम गई। ये स्टार क्लैन का सदस्य कितना घमंडी है। कोई आश्चर्य नहीं कि अंत में कागा ने उसे छोड़ दिया। लिंग की आंखों में एक जटिल भाव आया, क्योंकि वो भी एक कृत्रिम जीवन, आर्टिफिशियल लाइफ है। फर्क बस इतना है कि वो मशीन नहीं, बल्कि ईहेन क्लैन की तकनीक से बनी एक असली और बेहतर जीवन है। ईहेन क्लैन की तकनीक वाकई भगवान के स्तर के करीब है। झंग यी ने उन विशाल बुलबुले वाली जगहों को देखा, लेकिन उनके अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। अंदर के खतरों से अनजान होने के कारण उसने कॉरिडोर की गहराई में धीरे धीरे आगे बढ़ना ही बेहतर समझा। आखिर ये तो सिर्फ एंट्री एरिया था। स्टारी स्काई क्लैन के खंडहर कोई ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं थे, नहीं किसी ने जानबूझकर कोई रुकावट छोड़ी थी। बस चारों तरफ सन्नाटा था। झंग यी काफी देर तक डीमन गॉड आर्मोर में उड़ता रहा, लेकिन वो अभी भी उस विशाल स्थान के अंत तक नहीं पहुंचा था। तथापि एक निश्चित दूरी तय करने के बाद अचानक कुछ अलग दिखाई दिया। एक बुलबुले जैसे स्थान से एक विशाल अनजान चीज बाहर तैरती हुई आई, जो पहली नजर में कई सौ मीटर लंबे प्लास्टिक बैग जैसी लग रही थी। जैसे ही झंग यी ने उसे देखा, वो चीज तैरती हुई सीधे झंग यी की ओर बढ़ने लगी। चैप्टर 2704 डबल हीलिक्स 2। उनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। उनकी पूरी बॉडीज प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी है और उनके शेप्स फिक्स्ड नहीं है। कभी वे एक मॉन्स्टर की तरह दिखते हैं, कभी एक टेंटेकल मॉन्स्टर और कभी धुंध के बादल की तरह। ये एक फ्री फ्लोटिंग स्पिरिचुअल एंटिटी है। लिंग ने माथा सिकोड़ा और तुरंत झंग यी को चेतावनी दी। ब्रदर झंग यी, इन चीजों से बचकर रहो, इनसे दूर रहो। इस पल झंग यी ने सावधानी से डीमन गॉड आर्मोर को एक मीटोराइट के चारों ओर घुमाया, ये देखने के लिए कि एक बबल के करीब जाकर क्या हो रहा है। लिंग की चेतावनी सुनने के बाद उसने तुरंत हिलना बंद कर दिया और उस चीज को देखा जो एक विशाल प्लास्टिक बैग की तरह तैरती हुई आ रही थी। उसका कोई फेशियल फीचर्स नहीं था,
लेकिन उस पल झंगी ने महसूस किया कि एक नजर ने वॉइड को चीरते हुए उस पर लॉक कर लिया है, या कहें तो डीमन गॉड आर्मोर पर लॉक कर लिया है। वहां ऊर्जा के किसी भी उतार चढ़ाव, एनर्जी फ्लक्चुएशंस का कोई संकेत नहीं था। वहां कोई स्पेलकास्टिंग एक्शन भी नहीं था। वो फ्री फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट ने बस इस दिशा में एक नजर डाली। बूम! झंगी को अपने सिर में एक तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में लाल गर्म लोहा चुभो दिया हो। ड्रीमर की बड़ी स्क्रीन पर सभी ने खौफ से देखा कि वो अजेय दिखने वाला डीमन आर्मोर, जो परमाणु बमों को भी झेल सकता था, उस फ्री एजेंट की नजर पड़ते ही मॉलिक्यूलर लेवल पर बिखर गया। वहां कोई धमाका नहीं हुआ, कोई आग नहीं लगी। एक पेंसिल ड्राइंग की तरह जिसे इरेजर से मिटा दिया गया हो, वो तुरंत ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी धूल में बदल गया। कंट्रोल रूम के अंदर झंगी ने झटके से अपना हेलमेट उतारा। दर्द से करहाते हुए उसकी नाक से खून की 2 धाराएं बहने लगी। ये बहुत बड़ा है, ब्रदर झंगी। भीड़ चौंक गई और जल्दी से उसे घेर लिया। झंगी का चेहरा मौत की तरह सफेद था और वो तेजी से हाँफ रहा था। उसकी आंखें अविश्वास और खौफ से भरी थी। जल्दी जाओ! उसने लू केरन की बाह पकड़ ली। उसकी उंगलियां जोर के कारण सफेद पड़ गई। मैगी, बेस पर वापस चलो, तुरंत, अभी! झंगी की आवाज कांप रही थी। एक ऐसा नजारा जो उनमें से किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। यहां तक कि 5 नस्लों की एलिड फोर्सेस का सामना करते हुए भी, यहां तक कि निश्चित मौत का सामना करते हुए भी, झंगी ने अपना आपा इस तरह कभी नहीं खोया था। वो चीज, वो फ्री रेडिकल। झंगी ने मुश्किल से थूक निकला, अपने सिर के भयानक दर्द को जबरदस्ती दबाते हुए। वो सिर्फ एक नजर से डीमन गॉड आर्मोर को मिटा सकता था। उसकी ताकत निश्चित रूप से अभी मुझसे कम नहीं है, शायद और भी ज्यादा। इसके अलावा वहां हर जगह ये चीजें हैं। मैंने सिर्फ इसे थोड़ी देर के लिए देखा, लेकिन स्टारी स्काई कॉरिडोर की गहराई में वहां शायद करोड़ों ऐसी चीजें थी। ये सुनकर हर किसी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या वहां ब्लैक नाइट्स के लेवल के हजारों जर मॉन्स्टर्स हैं? उसका क्या मतलब है? ये एक भयानक ताकत है जो पूरे ब्रह्मांड को चीरने और सभ्यताओं को जीतने में सक्षम है। स्टारी स्काई कॉरिडोर अवसर की जगह नहीं है। ये साफ तौर पर देवताओं का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ दी गॉड्स है। कॉम्बस्टिबल इंजन को मैक्सिमम पावर पर चालू करो। एक्साइन स्पेशल जंप कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करो। कहीं भी चलेगा, बस यहां से बहुत दूर रहो। हाँ, ड्रीमर एक डरे हुए खरगोश की तरह लगा। उसकी पूंछ से नीली रोशनी निकल रही थी, क्योंकि उसका स्पेस जंप इंजन ओवरलोड पर चल रहा था। झंगी ने पहले से ही किसी भी अनहोनी के लिए तैयारी कर रखी थी, और ड्रीमर ने जल्दी से अपनी एस्केप प्रोसीजर शुरू कर दी। बस स्पेस डिस्टोर्ट हुआ और स्पेसशिप तुरंत गायब हो गया, और उनके गायब होने के कुछ सेकंड बाद स्टारी स्काई कॉरिडोर के नीले भंवर के प्रवेश द्वार पर ऊर्जा अचानक हिंसक रूप से हिलने लगी। बिखरे हुए रोशनी के बिंदु इकट्ठा होने लगे, और अंत में प्रवेश द्वार पर वे एक विशाल आंख में बदल गए जो पूरे आसमान में फैली हुई थी। वो पूरी तरह से रोशनी से बनी एक आंख थी, ठंडी, बेरहम और बेपरवाह। ये धीरे धीरे घूमी, इसकी नजर स्पेस की परतों को चीरती हुई ठीक उसी दिशा में गई जहां ड्रीमर का जंप गायब हुआ था। इसने केवल 1 सेकंड के लिए उसे देखा और फिर धीरे धीरे ओझल हो गई। ऐसा लगा जैसे इसकी आंखों में वो एक थोड़े मजबूत कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं था, जो पहले ही भाग चुका था और पीछा करने लायक नहीं था। लेकिन वो एक पल की नजर जो समय और स्थान के दूर के कारणों को चीरती हुई आई थी, उसने झंगी की रीढ़ में ऐसी ठंडक पहुंचा दी जैसे वो किसी बर्फ की गुफा में गिर गया हो, भले ही वो पहले से ही ट्रांजिशन चैनल में था। ड्रीमर पिच ब्लैक ब्रह्मांड के बीच से गुजरता है। बाहर सब कुछ मौत की तरह खामोश था। केवल दूर के तारों की रोशनी पतली रेखाओं में खिंची हुई थी।
जैसे कि वो अभी तक शिकार से उबर नहीं पाई हो। ब्रिज की लाइटें मध्यम थी, केवल कुछ होलोग्राफिक स्क्रीन्स टिमटिमा रही थी। हर कोई झंग यी को ऐसे देख रहा था जैसे सदमे में हो। उन्होंने अभी झंग यी को 5 स्लो की एलिड फोर्सेस को मिटाते हुए देखा था, लेकिन अब उन्होंने झंग यी को देखा जिसकी नाक से खून बह रहा था, केबिन के फर्श को गंदा कर रहा था, और वो तेजी से सांस ले रहा था। स्टारी स्काई कॉरिडोर के नीचे किस तरह की खतरनाक जगह छिपी है? झू केयर दौड़कर आई। उसके हाथ दूधिया सफेद रोशनी से चमक रहे थे जब उसने उन्हें झंग यी की पीठ पर रखा। अनडाइंग एबिलिटी एक्टिव हुई, जिससे झंग यी के सभी घाव भर गए। झंग यी, क्या तुम ठीक हो? झू के ने चिंता से पूछा। झंग यी ने ली यंगयांग के हाथ से तौलिया लिया और अपनी नाक से खून पोंछा। शांति से कहा, यह कोई गंभीर बात नहीं है, बस नसों को लगे एक मजबूत झटके के कारण हुआ स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। ये किसी भी बुनियादी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। झू के ने इसकी पुष्टि की और फिर चैन की सांस ली। ड्रीमर खतरनाक इलाके से तेजी से दूर चला गया। झंग यी खिड़की के पास गया, जहां से वो अभी भी उस विशाल स्टारी स्काई कॉरिडोर को देख सकता था। उसकी नजर भारी हो गई। मैं अब समझ गया, ये असली जाल है जो 5 कबीलों ने मेरे लिए तैयार किया था। अगर मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया गया होता और मैं लापरवाही से अंदर चला जाता, तो आज शायद मेरे साथ भी अनहोनी हो जाती। ये लोग सच में बहुत निर्दयी हैं। झंग यी ने अपने दांत भींचे। उसका चेहरा नफरत से भरा था। उसके हाथ पीछे की ओर मुट्ठी में बंधे थे। उसने काफी समय से उस तरह का खतरा महसूस नहीं किया था। मुझे ये एहसास तब भी नहीं हुआ था जब मैं द्रिक गॉड से बात कर रहा था। बेशक, न तो मैमन और न ही समाल ने उसे एक बुद्धिमान कीड़े के रूप में देखा और इसलिए उसके प्रति कोई मारने का इरादा नहीं रखा, लेकिन वे अलग आध्यात्मिक संस्थाएं, स्पिरिचुअल एंटिटीज, अभी बस उन सभी जीवों को मिटाने की कोशिश कर रही थी जिन्होंने स्टारी स्काई कॉरिडोर में घुसपैठ की थी। क्या वे चीजें वे स्टार क्लैन हो सकती हैं जो मरे नहीं? क्या ये उनका असली रूप है, एक स्पिरिचुअल एंटिटी? फैटिक शू की आंखें अविश्वास में फैल गई जब उसने पूछा, मुझे भी नहीं पता। झंग यी ने लिंग की ओर देखा। लिंग, क्या तुम हमें यह समझा सकते हो? उसे याद था कि लिंग ने कहा था कि स्टार क्लैन पूरी तरह से मिटा दिया गया था, वरना ड्रकर क्लैन के साथ उनकी दुश्मनी को देखते हुए, जो अक्सर अरबों में मापी जाती है, ड्रकर क्लैन इस स्टारी स्काई कॉरिडोर पर कड़ी नजर रखता जब तक ये अस्तित्व में रहता। लिंग ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर की और शांति से कहा, मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। झंग यी अवाक रह गया। क्या इस दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो तुम्हें नहीं पता? बकवास, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान भगवान हूं? लिंग ने अपनी आंखें थोड़ी घुमाई, जैसे उसके पास शब्द न हो। अपने चरम पर स्टारी स्काई क्लैन ताकत में ईहेन क्लैन के भी करीब था। उनके बारे में बहुत सारे रहस्य हैं जो हम नहीं जानते। हुएक्सू साम्राज्य में एक पुरानी कहावत है, एक टूटे हुए जहाज में भी 3 पाउंड कीले होती है। खंडहरों में भी उनके अवशेषों में ऐसी चीजें जरूर होंगी जिन्हें तुम छू नहीं सकते। चैप्टर 2705, एडिटिंग 1। लिंग के स्पष्टीकरण ने झंग यी को अवाक, स्पीचलेस कर दिया। यह वैसा ही महसूस हुआ जैसे इंसानों द्वारा छोड़ी गई कोई फैक्ट्री हो, जहां एक दिन चींटियों का झुंड आया और उन्होंने सोचा कि यह खजाना है। जैसे ही उन्होंने दरवाजे में कदम रखा, वे फैक्ट्री के हानिकारक उत्पादों, हार्मफुल प्रोडक्ट्स से मारे गए। ब्रह्मांड को पार करने में सक्षम ऐसी गॉड लेवल सभ्यता का सामना करते हुए झंग यी, जो अभी अभी ब्लैक नाइट बना था और थोड़ा घमंडी महसूस कर रहा था, अब पूरी तरह खामोश था। चलो पहले वापस चलते हैं। स्टारी स्काई कॉरिडोर का क्या करना है ये बाद में देख लेंगे। झंग यी ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। भले ही मैं इस बार थोड़ा डर गया था, लेकिन ये एक अच्छी चीज हो सकती है। 5 कबीले इसका इस्तेमाल मुझे फंसाने के लिए करना चाहते थे, लेकिन शायद भविष्य में मैं इसका इस्तेमाल दूसरों को फंसाने के लिए कर सकूं।
समूह ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। वे जानते थे कि झंग यी फिर से दूसरों को स्कैम करने की योजना बना रहा है। झंग यी ने याद किया कि अर्थ पर इस समय दर्जनों प्राचीन सभ्यताएं दिखाई दे रही थी। विशाल ब्रह्मांड में अकेले सौर मंडल, सोलर सिस्टम में ही अन्य ग्रह होने चाहिए जहां प्राचीन नस्लें छिपी हों। ये सभी संभावित खतरे हैं। अगर हमें उन स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण समूहों को खत्म करने का मौका मिले तो क्या ये एक शानदार बात नहीं होगी? झंग यी ने अपनी नाक से खून पोंछा और शांति से कहा, मैं पिछले कुछ समय से बहुत चिड़चिड़ा महसूस कर रहा हूं, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। झंग यी बेस पर लौट आया और उसने स्टारी स्काई कॉरिडोर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद ड्रीमर ब्रह्मांड में अकेला उड़ रहा था। समय समय पर लंबी दूरी तय करने के लिए अपनी स्पेस जंप क्षमता का उपयोग कर रहा था। इस गति से अर्थ लौटने में 6 महीने और लगेंगे। हालांकि आजकल कोई भी हुएक्सू किंगडम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। यहां तक कि 5 बड़ी नस्लें भी शायद ब्रह्मांड से खबर का इंतजार कर रही है। जैसे ही उनका बेड़ा उन्हें बताएगा कि योजना के अनुसार झंग यी को खत्म कर दिया गया है, 5 प्राचीन सभ्यताएं तुरंत हुएक्सू किंगडम पर हमला करने के लिए सेना भेज देंगी। दुर्भाग्य से उनकी इच्छाएं अधूरी रहने वाली थी। सभी संकेतों, सिग्नल्स को झंग यी ने रोक लिया था और एक भी बाहर लीक नहीं हुआ था। इस समय ड्रीमर के मुख्य कंट्रोल केबिन के अंदर झंग यी कंट्रोल पैनल पर बैठा था, अपनी ठुड्डी पर हाथ रखे हुए अपने सामने प्रोजेक्ट किए गए युद्ध के दृश्यों को देख रहा था। वो स्टार कॉरिडोर में 5 नस्लों के बेड़े के खिलाफ उनकी कार्रवाई का रिकॉर्ड था। प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग कैनन के पहले राउंड से लेकर युद्ध पोतों को कबाड़ में बदलने तक और अंतिम आमने सामने की लड़ाई तक, सभी दृश्यों को लिंग ने पूरी तरह सुरक्षित रखा था। हर एंगल साफ और लुभावना था। इस हिस्से को डिलीट करो। झंग यी ने अपनी उंगली उठाई। वो दृश्य जहां ड्रीमर पहले अपने लक्ष्य को लॉक करता है, उसकी एंटीमैटर प्लैनेट डिस्ट्रॉयर चार्ज होती है, काली रोशनी फूटती है और एक ही शॉट में सेलेस्टियल वॉरशिप को चीर देती है। उसे लाल फ्रेम से मार्क किया गया और सीधे रिसाइकलिंग बिन में डाल दिया गया। यांग जिंगसिन बगल में कंट्रोल पैनल के सामने बैठी थी, हाथ में ठंडी हो चुकी कॉफी का कप थामे हुए उसकी उंगलियां स्क्रीन पर चल रही थी। झंग यी द्वारा बताए गए हिस्से जल्दी से डेटा के टुकड़ों में बदल गए और टाइमलाइन से गायब हो गए। सामने की हर चीज को इससे बदल दो। उसने चित्रों का एक और सेट निकाला। बेड़े के चैनल में 5 कबीलों के उच्च स्तरीय सदस्यों के बीच बातचीत के रिकॉर्ड और उनके पहले के कुछ गुप्त संचार भी शामिल थे। जब हम केओस को मार देंगे तो क्या हम मिलकर स्टारी स्काई कॉरिडोर की खोज करेंगे? स्टार कॉरिडोर बहुत खतरनाक है, हमारी सभ्यता की पहुंच से बहुत दूर, लेकिन उसे मारने के लिए यह काफी है। इन शब्दों को लिंग ने उनके युद्धपोत के संचार से निकाला और युद्धपोत के मुख्य हिस्से के फुटेज के साथ जोड़ दिया। संयुक्त चित्रों ने एक बिल्कुल अलग प्रभाव पैदा किया। झंग यी ने पहली चाल चली थी, अब झंग यी की बारी थी। 5 गुटों के बेड़े ने ड्रीमर को घेरने और उसकी ऊर्जा को लॉक करने के लिए अपनी तोपें चलाने की पहल की, जबकि हाई कमांड ने गुप्त रास्ते में चर्चा की कि कैसे केओस गाइडिंग स्टार कॉरिडोर को मारना है। फिर झंग यी द्वारा दबाए जाने के बाद उनकी वो चीख थी, केओस, तुमने ये सब पहले से प्लान किया था। तुम हम सबको एक ही झटके में खत्म करना चाहते हो। इन कुछ वाक्यों को एडिटिंग में इस तरह रखा गया कि वे सबसे अच्छा कबूलनामा, कॉन्फेशन बन गए। यांग जिंगसिन के होठों पर एक मुस्कान थी। हमने सबूतों की इस कड़ी को पूरी तरह से पूरा कर लिया है। उसने झंग यी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। उन्होंने पहले तुम्हारी हत्या की साजिश रची, फिर तुम्हें अपना बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और उस प्रक्रिया में तुमने पूरी दुश्मन सेना को भी मार गिराया, है ना? बस ऐसा ही है, झंग यी ने गंभीरता से मुस्कुराते हुए कहा। कम से कम अब से यही हकीकत है। वो रुका,
फिर एक वाक्य और जोड़ा, वैसे भी अब मरे हुए लोग इसे साबित नहीं कर सकते, हम अभी भी जिंदा हैं। इसके अलावा पांचों कबीले खुद जानते हैं कि वे मेरे प्रति हत्या का इरादा रखते थे और उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर जाल बिछाया था। इसलिए अर्थ लौटने के बाद मैं जो भी बदला लूं वो पूरी तरह से जायज है। झंग यी ने बाई लोंगजी की बातों को ध्यान में रखा था। मूल ऑल रेसेस कॉन्फ्रेंस में केवल कुछ नस्लों ने भाग लिया था, जबकि कई शक्तिशाली नस्लें बिना भाग लिए जज के रूप में पीछे से देख रही थी। वर्तमान में मनुष्यों की छठी पीढ़ी की आबादी सबसे बड़ी है और वे क्षेत्र के मामले में भी सबसे बड़े समूह हैं। इसलिए तमाम कबीलों के बीच संबंध बहुत नाजुक है। अगर झंग यी बिना किसी ठोस कारण के अन्य समूहों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो इससे अराजकता फैल जाएगी। यही कारण है कि बाई लोंगजी ने झंग यी से कहा था कि अगर वो कार्रवाई करना चाहता है तो उसके पास इसका अधिकार, जस्टिफिकेशन होना चाहिए। उस समय ये वैध होगा और उनकी रक्षा करने वाले ड्रैगन अन्य उच्च नस्लों के संतुलन को नहीं बिगाड़ेंगे। यांग जिंगसन ने चुटकी ली, इसे रख दो। उसने अपनी कोमल सफेद उंगलियों को हवा में लहराया। स्रोत सामग्री, सोर्स मटेरियल भरपूर है। एक बेहतरीन फाइनल एडिट की गारंटी है। संपादन प्रगति बार, एडिटिंग प्रोग्रेस बार धीरे धीरे आगे बढ़ा और हुएक्सू किंगडम के लिए प्रतिकूल सभी हिस्सों को काट दिया गया। पांचों समूहों के लिए हानिकारक शब्दों और चित्रों को सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखा गया और यांग जिंगसन ने स्वचालित रूप से विभिन्न टाइम स्टैंप और ऊर्जा उतार चढ़ाव आरेख, एनर्जी फ्लक्चुएशन डायग्राम्स जोड़ दिए, जिससे वे इतने सटीक बन गए कि उन्हें सीधे मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन में सबूत के रूप में पेश किया जा सके। आप इस जानकारी का उपयोग कब करने की योजना बना रहे हैं? लू केरन बगल में खड़ी होकर आइसक्रीम खा रही थी और उत्सुकता से पूछ रही थी, क्या हमें पहले ड्रैगन क्लैन को एक कॉपी देनी चाहिए? आखिर वे हमारे वर्तमान रक्षक, बैकर्स हैं। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। झंग यी अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। अर्थ लौटने के बाद हमारा पहला कदम फ्रंटियर ज़ेपेन किंगडम के गढ़ पर अचानक हमला करना होगा। आखिरकार मैं वास्तव में स्टार क्लैन के रहस्यों को जानना चाहता हूं। युद्ध शुरू होने के बाद मैं ये सबूत निकालूंगा और इसे युद्ध शुरू करने के हमारे वैध कारण के रूप में इस्तेमाल करूंगा। संक्षेप में उन्हें प्रतिक्रिया करने का समय मत दो और उन्हें हमें गलती निकालने का मौका मत दो। चैप्टर 2706 एडिटिंग 2। यांग जिंगसन ने चुटकी बजाई। ब्रदर, आपने बहुत सही फैसला लिया। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे अब सब कुछ आपके कंट्रोल में है। झंग यी ने एक कड़वी मुस्कान दी। सब कुछ कंट्रोल करने, डोमिनेटिंग का क्या मतलब है? साफ शब्दों में कहें तो ये जंगल के कानून, लॉ ऑफ द जंगल के अलावा कुछ नहीं है। अगर हमारे पास पर्याप्त ताकत और साथ देने के लिए ड्रैगन्स न होते तो हुएक्सू किंगडम बहुत पहले ही तबाह हो चुका होता। झंग यी ने कभी भी अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखा। यांग जिंगसन के बिना वो कई बारीकियों और उलझनों में फंस जाता। उसने शांति से हाथ हिलाते हुए कहा, संक्षेप में, पांचों कबीलों, एथनिक ग्रुप्स ने हुएक्सू किंगडम के बड़े अधिकारियों की हत्या की जो साजिश रची है, उसने हमारे देश के लिए एक असली खतरा पैदा कर दिया है। इस साजिश के मास्टरमाइंड्स में से एक, ज़ेपेन किंगडम ने लंबे समय तक स्टार क्लैन की जानकारी छिपाई और हमें स्टार कॉरिडोर के जरिए मौत के जाल में फंसाने की कोशिश की। वे इस घटना के आयोजक और उकसाने वाले हैं और आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस में वे हमारा प्राथमिक लक्ष्य है। उसने ये बात बिना किसी हिचकिचाहट के कही, जैसे वो कोई पहले से लिखा हुआ सरकारी दस्तावेज पढ़ रहा हो। हमें युद्ध की घोषणा, डिक्लेयर वॉर करने की जरूरत नहीं है, झंग यी ने कहा। बस उन्हें मिटा दो। झंग यी के शब्दों ने ज़ेपेन किंगडम और अन्य 4 दूर की सभ्यताओं की किस्मत पर मुहर लगा दी थी। ब्रिज के दूसरी तरफ एक होलोग्राफिक स्टार मैप धीरे धीरे घूम रहा था। यांग जिंगसन ने कैमरा जूम आउट किया
और उस विशाल नीले भंवर स्टार कॉरिडोर पर फोकस किया। बारीकी से देखने पर स्टारी स्काई कॉरिडोर का बाहरी किनारा एक अजीब लय में सांस लेता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी रोशनी की पट्टी एक निश्चित ट्रैक पर धीरे धीरे फैल और सिकुड़ रही थी। जब मैं अभी साधना सेक्लूजन में थी, तब मैंने लिंग से सारा ऑब्जर्वेशन डेटा चेक करवाया। यांग जिंगसन ने हवा में हाथ लहराते हुए कई रेखाएं, कर्व्स बनाई। पिछले कुछ समय में उस कॉरिडोर का रास्ता आसपास के पिंडों को अपनी ओर खींचने की फ्रीक्वेंसी और ग्रेविटी में आए बदलावों को आंकड़ों के जरिए दर्शाया गया था। यह तेजी से हमारे सौर मंडल, सोलर सिस्टम की दिशा में आ रहा है। उसका लहजा बहुत शांत था। मौजूदा गति और इस कर्व के हिसाब से यह 2 साल से भी कम समय में सौर मंडल के करीब पहुंच जाएगा। ब्रिज पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। 2 साल उनके लिए अब यह समय की कोई बहुत बड़ी इकाई नहीं थी। क्या? सौर मंडल के करीब? क्या तुम्हें यकीन है? झंगी अचानक सोफे से उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें उस मैप पर टिकी थी। यकीन है, यांग जिंगसन ने सिर हिलाया। इसमें केवल 1 महीने का अंतर हो सकता है। जब तक कि इसकी गति न बदले या यह रास्ता न बदल दे, यह समय पर सौर मंडल के प्रवेश द्वार से गुजरेगा। वो एक पल के लिए रुकी। एक और भी बुरी बात है, उसने कई रास्तों को एक दूसरे के ऊपर रखा। हमारे अनुमान के अनुसार 30% संभावना है कि यह सौर मंडल के पास से नहीं गुजरेगा, बल्कि सीधे इससे टकराएगा। कोलाइड, टक्कर, कोलिशन। पीछे की पंक्ति में बैठे फैटिक्शो ने थूक निकला। उसका मजबूत शरीर लगभग सोफे से गिरते गिरते बचा। अगर इतना बड़ा पिंड हमसे टकराया तो क्या पूरा सौर मंडल एक पल में खत्म नहीं हो जाएगा? फैटिक्शो डर से कांपने लगा। स्टारी स्काई कॉरिडोर एक बहुत बड़ा खगोलीय पिंड है, जो सूरज के आकार से भी 2 गुना बड़ा दिखता है। इतना विशाल पिंड अगर सौर मंडल में घुसता है तो किसी न किसी ग्रह से टकराने की 100% संभावना है। इसकी विशाल ग्रेविटी पूरे सौर मंडल का संतुलन बिगाड़ देगी। तब असली अंत, एंड ऑफ द वर्ल्ड, आ जाएगा। सैद्धांतिक रूप से हां। यांग जिंगसन ने कंधे उचकाए। यह सूरज से भी बड़ा दिखता है। अगर यह गैलेक्सी से टकराया तो पूरे सौर मंडल की कक्षा, ऑर्बिट, तहस नहस हो जाएगी। सारे ग्रह और चंद्रमा टक्करों से बिखर जाएंगे और उन स्पेस बबल्स का हिस्सा बन जाएंगे जो अभी हमने देखे थे। झंग यी कुछ देर खामोश रहा। सौर मंडल की तबाही ब्रह्मांड की कई सभ्यताओं के लिए सिर्फ एक डेटा होगा, लेकिन उसके लिए अर्थ बहुत मायने रखती थी। उसके पास इंसानों को दूसरी जगह ले जाने की क्षमता तो थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उन्हें रहने के लिए कोई दूसरी उपयुक्त जगह मिलेगी या नहीं। इसकी क्या संभावना है कि यह सौर मंडल में घुसेगा? उसने पूछा। बहुत ज्यादा है, और अगर इसका रास्ता नहीं बदला तो टक्कर लगभग तय है। यांग जिंगसन ने गंभीरता से जवाब दिया। सब लोग एक ब्रह्मांडीय आपदा, कॉस्मिक लेवल कैटास्ट्रोफी के सामने खुद को लाचार महसूस कर रहे थे। क्या हम भाग सकते हैं? हमारे पास जहाज है और पर्याप्त ऊर्जा है। फैटिक्शो ने सबको तसल्ली देने के लिए एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। झंग यी ने अपने माथे को सहलाया। उसे लगा कि स्थिति उतनी बुरी नहीं है। जल्दबाजी मत करो। यह थोड़ा अजीब है। ब्रह्मांड की गहराई से लौटते हुए स्टार कॉरिडोर का सौर मंडल से गुजरना कोई इत्तेफाक नहीं लगता। उसने लिंग को बुलाया। लिंग, तुम इस बारे में क्या सोचती हो? लिंग का जवाब छोटा और साफ था। रिवेंज, बदला। बदला? किससे बदला? ड्रकर से। झंग यी ने भौहें सिकोड़कर पूछा। नहीं, क्रिएटर, बनाने वाले से। इस जवाब ने सबको चौंका दिया। बनाने वाले से बदला? लिंग ने शांति से समझाया। वे ब्रह्मांड के बाहर असली आजादी पाने में असफल रहे। जब वे लगभग सफल होने वाले थे, आखिरी पल में वे हार गए। इसी कड़वाहट की वजह से वे क्रिएटर से बदला लेना चाहते हैं। इसलिए वे शायद मरे हुए रूह, अनडेड, बनने के बाद क्रिएटर के इस प्रयोगशाला, टेस्टिंग ग्राउंड
को तबाह करना चाहते हैं। लिंग ने झंग यी की ओर देखा। लेकिन तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सौर मंडल तबाह नहीं होगा। यह सुनकर सबको थोड़ी राहत मिली। लू केरन ने उत्सुकता से पूछा, बहन लिंग, क्यों? झंग यी ने लिंग की जगह जवाब दिया, क्योंकि क्रिएटर उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा, है ना? यह ब्रह्मांड बहुत विशाल है और इसमें अनगिनत खतरे हैं। ब्लैक होल्स, कॉस्मिक स्टॉर्म, तारों का मरना, उल्कापिंडों की बारिश। फिर भी हमारा सौर मंडल और धरती अरबों सालों से स्थिर कैसे हैं? क्योंकि क्रिएटर ने जानबूझकर इसकी रक्षा की है। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।